हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी को सुप्रभात। आपके बीच एक बार फिर से मैं आपका आजाद सर आपके साथ शामिल हूँ अपना चैनल आजाद सर एडोट्यूब पर। और आज फिर से एक बार हम लोग पढ़ने के लिए तैयार हो जाइए इतिहास। और इतिहास में आज हम लोग पढ़ेंगे मगध साम्राज्य, 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व, जो भारत में 16 महाजनपदों का उदय हुआ था, जिसमें सबसे शक्तिशाली मगध, जिसका प्रथम शासक बृहद्रथ, और इस पर प्रथम जो स्थापना हुआ था, हर्यक वंश की स्थापना बिंबिसार ने किया था। बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु, उसके बाद उदयीन नागदशक, और इसके बाद उसकी हत्या कर करके शिशुनाग ने भारत पर, मगध पर शिशुनाग वंश की स्थापना किया। उसके बाद नंद वंश की स्थापना महापद्म नंद, और महापद्म नंद के बाद उसका नंद वंश का अंतिम शासक जो था घनानंद, जो एक अयोग्य और असक्षम राजा था, उसकी हत्या करके भारत पर, मगध पर अब तक सबसे शक्तिशाली मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था। और इस कार्य में उनकी सहायता उनके गुरु चाणक्य, जिनको विष्णुगुप्त और कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं, जिन्होंने किया था। तो आज हम उसी मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। मौर्य काल, जो कि भारत का इतिहास का सबसे गौरवशाली इतिहास रहा है उनका। चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने कि 322 ईस्वी पूर्व भारत पर, मगध पर एक शक्तिशाली मौर्य साम्राज्य की स्थापना किया था, उस काल का, उस समय का इतिहास हम लोग आज पढ़ेंगे। और उससे संबंधित जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है उसका हल भी एक एक करके करेंगे। चलिए, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का हल करने के लिए तैयार हो जाइए। मौर्य साम्राज्य से संबंधित प्रमुख वस्तुनिष्ठ प्रश्न का हल पहले आप लोग देखिएगा एक एक करके, हम उसको टिक करेंगे। रेडी? और उसके पहले, यदि अभी तक मेरे इस चैनल को, जो आप वीडियो देख रहे हैं आजाद सर एडोट्यूब, उसको अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी वीडियो मिले। मैंने बहुत सारा वीडियो बनाया भी है, इसमें डाला है आपके, खास करके मेरी वीडियो पर आप सभी को 9, 10, 11, 12 के जितने भी बच्चे हैं उनको परीक्षा से संबंधित प्रमुख उपयोगी प्रश्न, और आगे जो कंपटीशन लेवल का भी प्रश्न है, इससे आपको सफलता मिलेगी और सहयोग होगा। तो पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो देखिए और एक एक करके याद भी कीजिए। और यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट करें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न एक एक करके आप देखिएगा, हम टिक करेंगे। रेडी? पहला प्रश्न आपके सामने देख रहे हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य से संबंधित, चंद्रगुप्त मौर्य शासन काल से संबंधित प्रमुख वस्तुनिष्ठ प्रश्न। प्रथम प्रश्न, चाणक्य का अन्य नाम क्या था? जो चाणक्य थे वो चाणक्य ही चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु थे, और उन्होंने, उनकी सहायता से ही मगध पर मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईस्वी पूर्व किए थे, और इन्हीं का पुस्तक का नाम था अर्थशास्त्र। तो चाणक्य का 3 नाम से लोग जानते थे, विष्णुगुप्त, कौटिल्य और चाणक्य। तो इसमें प्रश्न है कि चाणक्य का अन्य क्या नाम था? ऑप्शन बी में दिया हुआ विष्णुगुप्त, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से किया गया है? मैकियावेली एक लेखक थे जिनकी पुस्तक प्रमुख है प्रिंस, और इस प्रिंस की तुलना अर्थशास्त्र किया गया है, जिसके रचनाकार कौटिल्य थे या भी विष्णुगुप्त। तो मैकियावेली की प्रिंस की रचना कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र से किया गया है, और ये ऑप्शन नंबर बी में है। तीसरा क्वेश्चन है, वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या किया था? अशोक ने राज सिंहासन पर बैठने के लिए, जो अशोक मौर्य वंश का, चंद्रगुप्त मौर्य का पोता, चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार, और बिंदुसार का पुत्र सम्राट अशोक हुए थे, जो मौर्य वंश का सबसे शक्तिशाली और सबसे महान राजा थे। और उन्होंने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने भाइयों की हत्या किया था,
और उनके बड़े भाई का नाम था सुसीम। तो इसलिए प्रश्न होगा कि प्रश्न जो है, राज सिंहासन पर बैठने के लिए कितने अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या किया था? तो सम्राट अशोक इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिससे उनको प्रभावित किया था? सम्राट की अशोक की ये पत्नी जो सबका नाम लिखा हुआ है, इसमें सम्राट अशोक की जो कारुआ की जो पत्नी थी, उसने सम्राट अशोक को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया था। तो चौथा का कारुआ की जो है ऑप्शन नंबर डी में है, तो सही उत्तर हो जाएगा चौथा का डी। पांचवा प्रश्न है कि अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एकरूपता के साथ किस प्राकृत का उपयोग किया है? अशोक के जो शिलालेख हैं प्रायः प्राकृत भाषा और ब्राह्मी भाषा में लिखा गया है, एक खरोष्टी भाषा में भी लिखा गया है, लेकिन अशोक के अधिकांश शिलालेख प्राकृत और ब्राह्मी भाषा में लिखा गया है। और प्राकृत का जो एक खंड है वो अर्धमागधी है। जैन धर्म के ग्रंथ को भी प्राकृत भाषा में ही लिखा गया, अर्धमागधी में भी है, और बौद्ध धर्म को पाली भाषा में। यहाँ प्रश्न है कि अशोक के शिलालेखों को प्रायः किस भाषा में लिखा गया है? तो अर्धमागधी भाषा में लिखा गया था। हम बताते हैं कि अशोक के कुल 14 शिलालेख थे और 7 स्तंभ लेख थे। कुछ बृहद थे और कुछ लघु शिलालेख थे। मनसेहरा, कालसी, ये सब बृहद शिलालेख थे, ठीक है। गुर्जरा, बाबरू, ये सब लघु शिलालेख थे। तो अशोक के जो शिलालेख थे उसमें एकरूपता के रूप में प्राकृत भाषा का प्रयोग किया गया है, जिसका खंड है अर्धमागधी। सो इज द राइट आंसर 5A। क्वेश्चन नंबर 6, बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? बिंदुसार जो थे चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र और अशोक के पिता। अशोक के पिता बिंदुसार ने अशोक को विद्रोहियों को कुचलने के लिए अपने जो क्षेत्र था तक्षशिला में उनको भेजे थे। तक्षशिला का गवर्नर बनाए थे और उसको भेजे थे विद्रोहियों को कुचलने के लिए, ऑप्शन नंबर बी। अशोक निम्नलिखित में से वह कौन सी व्यक्ति हैं जिनका नाम देवनाम प्रिय या प्रियदर्शी भी कहते हैं? देवनाम प्रिय या प्रियदर्शी अशोक को कहते थे। सम्राट अशोक को अशोक प्रियदर्शी या देवनाम प्रिय भी कहते थे। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन था? ऐसे भारत का मगध पर सबसे प्राचीन राजवंश जो था वो हर्यक वंश था, और हर्यक वंश के बाद शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश के बाद नंद वंश, और नंद वंश के बाद अब तक का सबसे शक्तिशाली जो राजवंश था मौर्य वंश था। तो इस ऑप्शन में जो दिया हुआ है मौर्य वंश, गुप्त वंश, कुषाण वंश और कण्व वंश, तो इसमें होगा चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा स्थापित मौर्य वंश जो प्राचीनतम राजवंश था, जिसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को हरा करके 322 ईस्वी पूर्व किया था, और उस समय मौर्य वंश की राजधानी पाटलिपुत्र था। तो 8वां का सही उत्तर ए। 9वां क्वेश्चन, कौटिल्य चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? जी हाँ, बिल्कुल, अभी पहले बताए थे, कौटिल्य चाणक्य या विष्णुगुप्त जिनको भी कहते हैं, जिन्होंने कि तक्षशिला विश्वविद्यालय में अध्ययन किए थे, और वे चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री थे। हालांकि घनानंद के दरबार में भी ये एक मंत्री थे, लेकिन घनानंद ने इसको अपमानित किया था, निकाला था। उसी का बदला इन्होंने अपने शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा लिया और घनानंद की हत्या करवा करके मगध पर चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा मौर्य वंश की स्थापना करवाई 322 ईस्वी पूर्व। तो 9वां का सही उत्तर होगा बी इज द राइट आंसर। चाणक्य किनके प्रधानमंत्री थे? चंद्रगुप्त मौर्य के। सही उत्तर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित में से किस धर्म को अंगीकार किया था? सम्राट अशोक ने 361 ईस्वी पूर्व, आप जानते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण मौर्य वंश का ही बहुत महत्वपूर्ण इतिहास में 261 ईस्वी पूर्व चंद्रगुप्त सम्राट अशोक ने कलिंगा की रानी पद्मा से युद्ध किए थे, कलिंग युद्ध, जिसमें भयंकर रक्तपात हुआ था, और इस रक्तपात से वे प्रभावित हुए और भविष्य में फिर उन्होंने युद्ध लड़ने की नहीं ठानी, घोषणा की और बौद्ध धर्म को अंगीकार कर लिया, और बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए ही अपना सर्वस्व समर्पित कर दिए। तो कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने किस धर्म को अपनाया? बौद्ध धर्म को। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 11, चंद्रगुप्त मौर्य के शासन विस्तार में किसके मुख्य रूप से मदद की?
चंद्रगुप्त मौर्य के शासन विस्तार में बार बार हम बता रहे हैं, चाणक्य की सहायता से ही उन्होंने मौर्य वंश की स्थापना किए थे घनानंद को हरा करके। तो चंद्रगुप्त के शासन करने के बाद भी जब शुरुआत की उसमें भी चाणक्य ने महत्वपूर्ण योगदान दिया, वे प्रधानमंत्री थे। तो 11वां का ऑप्शन नंबर सी। सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण है? सांची जो है अशोक द्वारा निर्माण किया गया, सम्राट अशोक द्वारा निर्माण किया गया था मध्य प्रदेश में सांची का स्तूप, जिसकी सबसे पहले खोज मध्य प्रदेश में ब्रिटिश जनरल ऑटम टेलर ने किया था और इसकी खोज 1818 ईस्वी में किया गया था। सांची की खोज 1818 ईस्वी में ब्रिटिश जनरल ऑटम टेलर ने किया था और ये सम्राट अशोक द्वारा निर्माणा गया था और ये बौद्ध मूर्ति कला का एक निरूपण है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों जैन धर्म को अपना लिया? ये मौर्य साम्राज्य में बहुत सारे राजा थे जो जैन धर्म और कुछ बौद्ध धर्म को अपनाया। तो इसमें जो दिया हुआ विकल्प के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम शासनकाल में जैन धर्म को अपना लिया था, जो कि मौर्य वंश के संस्थापक थे और अशोक का दादा, अशोक के पिता बिंदुसार और बिंदुसार के पिता चंद्रगुप्त मौर्य, इन्होंने अपने जीवन के अंतिम क्षण में जैन धर्म को अपना लिया था। ऑप्शन नंबर ए। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? बार बार हम बता रहे हैं, मौर्य साम्राज्य की स्थापना चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को हरा करके 322 ईस्वी पूर्व किए थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी, मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से घनानंद को, जो नंद वंश का अंतिम राजा था, उसको हरा करके 322 ईस्वी पूर्व भारत पर, मगध पर मौर्य साम्राज्य की स्थापना किए थे। अगला प्रश्न है कि 15, मौर्य साम्राज्य की प्रचलित मुद्रा का क्या नाम था? मौर्य साम्राज्य की जो सबसे प्रचलित मुद्रा था वो था पण, जो चांदी के सिक्के होते थे उसको पण कहा जाता था। पण जो था चांदी के बनते थे और इसके अतिरिक्त मौर्य साम्राज्य के जो और भी प्रमुख सिक्के थे वो सोने के जो सिक्के बनाते थे उसको निष्क कहते थे और जो तांबा के जो सिक्का बनाते थे कांकनी, ये मिश्रित सिक्के होते थे। मौर्य साम्राज्य के जो सबसे प्रचलित मुद्रा था वो सबसे ज़्यादा, हालांकि निष्क, कांकनी और पण सब थे प्रचलित, लेकिन सबसे प्रचलित थे वो पण, जो कि शुद्ध चांदी के सिक्के बने होते थे, और निष्क जो होते थे वो सोने के, और कांकनी जो देख रहे हैं कांकनी और तांबे के मिश्रित सिक्के होते थे। तो 15 का सही उत्तर हो जाएगा ए। निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं था? चंद्रगुप्त मौर्य तो उनका संस्थापक ही थे, उनका पुत्र बिंदुसार भी थे और उसका बिंदुसार का पुत्र अशोक। लेकिन अजातशत्रु जो दिया हुआ है वो हर्यक वंश के शासक थे और बिंबिसार का पुत्र, और हर्यक वंश का सबसे शक्तिशाली राजा अजातशत्रु। इन्हीं के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन राजगिरी में 483 ईस्वी पूर्व किया गया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक और बिंदुसार तीनों जो हैं मौर्य वंश के शासक थे। इनका अंतिम राजा, मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था और ये जो अजातशत्रु है वो हर्यक वंश का सम्राट था। तो 16 का सही उत्तर ए। 17, निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? अशोक जो थे, सम्राट अशोक जो मौर्य वंश का सबसे प्रतापी राजा था, सम्राट अशोक जिनका जन्म 304 ईस्वी पूर्व और इन्होंने 272 ईस्वी पूर्व राजगद्दी पर बैठा और इन्हीं के समय में कलिंग युद्ध 261 ईस्वी पूर्व हुआ था। अशोक के उत्तराधिकारी देखा जाए तो ऐसे तो ज़्यादातर देखने को मिलता है कि दशरथ मौर्य जो थे अशोक का पोता, वो उत्तराधिकारी, जो कि सम्राट अशोक के बाद मौर्य वंश का राजा बने थे। लेकिन अशोक के जितने भी पुत्र थे उनमें ज़्यादातर तो वो राजा नहीं बने। उनके सबसे प्रमुख पुत्र संघमित्रा महेंद्र वर्मन, जो कि श्रीलंका गए थे। लेकिन अशोक का एक पुत्र था कुणाल, जो अंधा था। अशोक के मृत्यु के शीघ्र बाद वो राजगद्दी पर बैठा था, लेकिन वो कार्यभार देखने में असक्षम था। तो उसका पोता जो था दशरथ मौर्य वो गद्दी पर बैठा था। लेकिन इसमें दिया हुआ है कि दशरथ मौर्य का नाम कहीं नहीं है, तो कुणाल सही है। कुणाल भी गद्दी पर बैठा था, अशोक का पुत्र था, लेकिन वो अंधा था। तो इसका सही उत्तर 17 का ए सही उत्तर होगा।
अगला प्रश्न है, मुद्रा राक्षस के लेखक कौन थे? मुद्रा राक्षस बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक जिसके रचनाकार विशाख दत्त और जिसमें कि मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी हमें मुद्रा राक्षस को पढ़ने से प्राप्त होता है। तो मुद्रा राक्षस जिसके लेखक विशाख दत्त, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में खास करके बताया गया, उनके जीवनी को लिखा गया है। तो 18 का सही उत्तर बी, मुद्रा राक्षस, लेखक विशाख दत्त, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19, विशाख दत्त के प्राचीन भारतीय नाटक जो था मुद्रा राक्षस के, फिर यही मुद्रा राक्षस जिसके लेखक विशाख दत्त, इसका विषय वस्तु क्या है? प्राचीन हिंदू अनुश्रुति के देवताओं और राक्षसों के बीच संघर्ष, एक आर्य राजकुमार और एक कबीलाई महिला का प्रेम कथा, ये भी नहीं है। दो आर्य कबीलाओं के बीच सत्ता का संघर्ष, ये भी नहीं है। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में जो राज दरबार में दुर्संधियों के बारे में, हाँ यही होगा, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में जो राज दरबार में जो षड्यंत्रकारी थे, दुर्भिसंधि थे, उसके बारे में इसमें वर्णन किया गया है मुद्रा राक्षस में। सो द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 19 इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 20वां, मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीते थे? मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र, ये सब जो था पश्चिम भारत का जो क्षेत्र थे, इसको सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य ने जीत करके मगध साम्राज्य में मिला लिया था। 20वां का सही उत्तर डी। 21वां, किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश शासन किया? तो इसमें मौर्य वंश के समय में है, तो सबसे प्रमुख राजा थे अशोक, जिन्होंने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के आधार पर राजवंश किया, और उसने एक स्पेशल धर्म ही चलाए थे जिसका नाम था धम्म, अशोक का धम्म, और इसके लिए उन्होंने धम्म मात्रों की नियुक्ति किया था। तो 21वां का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 22वां, निम्नलिखित में से किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं हैं? एक बार फिर से बताते हैं, सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार करने के लिए शिलालेखों और स्तंभ लेखों को बनवाया था। अशोक के 14 शिलालेख थे, कुछ बृहद शिलालेख और कुछ लघु शिलालेख थे, और उसके 7 स्तंभ लेख भी थे। अशोक के शिलालेख जो है मानसेहरा, शाहबाजगरी, कालसी इत्यादि, तो इसमें अशोक के शिलालेख कहाँ कहाँ नहीं थे? गिरनार में थे, कंधार में भी थे, टोपरा में भी थे। पाटलिपुत्र में अशोक का एक भी शिलालेख नहीं था। पाटलिपुत्र में अशोक ने तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन करवाया था, लेकिन पाटलिपुत्र में अशोक का एक भी शिलालेख नहीं है। ये 22वां का ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा, 22वां का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 22वां का क्वेश्चन ऑप्शन है सी, पाटलिपुत्रा, ऑप्शन नंबर सी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थशास्त्र के लेखक किसके समकालीन थे? अर्थशास्त्र के लेखक जो थे वो विष्णुगुप्त या चाणक्य, वो चंद्रगुप्त मौर्य के शासन समकालीन थे। चंद्रगुप्त मौर्य ऑप्शन नंबर बी में है, मौर्य नहीं लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? फिर से एक बार, नंद वंश जिसकी स्थापना महापद्म नंद ने किए थे, जो सबसे प्रतापी राजा थे, और उसका अंतिम राजा घनानंद, जिसकी हत्या कर करके चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध पर मौर्य वंश की स्थापना किए। तो मौर्य वंश होगा इसका सही उत्तर, ऑप्शन नंबर ए में है। अगला प्रश्न है कि मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र क्या था? मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र तक्षशिला विश्वविद्यालय, भारत का 3 प्राचीन विश्वविद्यालय जो सबसे बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार के लिए, बौद्ध धर्म या शिक्षा का विस्तार के लिए सबसे प्रमुख थे। तक्षशिला सबसे प्रारंभ में, उसके बाद नालंदा विश्वविद्यालय, उसके बाद विक्रमशिला विश्वविद्यालय। तक्षशिला विश्वविद्यालय जो सबसे प्रसिद्ध, जो गांधार में स्थित है, पाकिस्तान में वर्तमान में है।
तो मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था तक्षशिला, जहाँ से पाणिनि, चाणक्य, पतंजलि इत्यादि ने शिक्षा ग्रहण किए थे। वो तक्षशिला विश्वविद्यालय इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 26, मेगास्थनीज के पुस्तक का क्या नाम था? मेगास्थनीज जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था, वो सेल्यूकस का राजदूत था और इन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक लिखा था इंडिका। इंडिका मेगास्थनीज की पुस्तक है जिसमें पाटलिपुत्र का वर्णन किया गया है, जिसमें पाटलिपुत्र का पॉलीपोथा कहा गया है। तो 26 मार्क का सही उत्तर डी। 27वां, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ। पहले बताए थे विशाख दत्त द्वारा रचित पुस्तक मुद्रा राक्षस, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य का वर्णन विशिष्ट रूप से किया गया है। तो विशाख दत्त, जिसका पुस्तक का नाम था मुद्रा राक्षस, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए टिक किया हुआ है। वह स्रोत बहुत इंपॉर्टेंट है। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र का प्रशासन का वर्णन किया गया है वह पुस्तक है इंडिका। इंडिका जो कि मेगास्थनीज द्वारा रचित था, जिसमें कि पाटलिपुत्र के शासन व्यवस्था का वर्णन किया गया है। अर्थशास्त्र, जिसकी रचना सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु चाणक्य के द्वारा किया गया था, जिसके 15 खंड थे। और इंडिका मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया है, जिसमें पाटलिपुत्र का प्रशासन का वर्णन किया गया है, ऑप्शन नंबर सी में है। अगला है अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा। एक बार पहले बताए थे, अशोक ने जितने भी शिलालेख थे उसको प्रायः प्राकृत भाषा या अर्धमागधी भाषा में लिखा था, प्रयोग किया था। अशोक के शिलालेख किस भाषा में है? प्राकृत भाषा में। अशोक के 14 शिलालेख हैं। प्रथम शिलालेख मानसेहरा, इसके तक शहबाजगढ़ी, कालसी जैसे देशों में क्षेत्रों में भी अशोक ने शिलालेख लिखा था। कुछ लघु शिलालेख हैं, गुर्जरा, भाबरू, ये सब मास्की, और 7 स्तंभ लेख भी लिखवाए थे। अशोक के शिलालेख प्राकृत भाषा में लिखा गया है और ब्राह्मी भाषा में। 30वां प्रश्न है। 30वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन का विजय प्राप्त किया था? दक्कन का विजय प्राप्त किसने मौर्य राजा ने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य पहले बताए थे कि चंद्रगुप्त मौर्य जो मौर्य वंश का सबसे प्रतापी राजा था और उन्होंने दक्कन की भी विजय प्राप्त किया था। मालवा, दक्कन, पश्चिमी भारत के जितने भी क्षेत्र थे जो मगध से अलग थे, उनको जीत करके मगध में मिला लिए थे चंद्रगुप्त मौर्य ने। सही उत्तर बी। 31वां प्रश्न, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने श्रेणियों में बांटा था? इसके पहले भारतीय समाज 4 वर्गों में 4 श्रेणियों में वक्त था, क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र। लेकिन मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में व्यक्त किया था। 7 श्रेणी ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। मेगास्थनीज ने जो पुस्तक लिखा था इंडिका, इसमें वर्णन किया गया है कि उस समय समाज 7 श्रेणियों में विभक्त था। 32वां प्रश्न है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? कौटिल्य द्वारा रचित पुस्तक जो अर्थशास्त्र में मुख्यतः मौर्य साम्राज्य की राजनीतिक विषयों पर प्रकाश डाला गया है। तो राजनीतिक नीतियाँ ऑप्शन नंबर बी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर होगा। देखिए प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? अफगानिस्तान था ही, बिहार तो था ही, कलिंगा था ही, कलिंगा जो है उड़ीसा में है, लेकिन श्रीलंका जो था अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। श्रीलंका को सबसे पहले भारतीय साम्राज्य में मिलाने का काम चोल राजाओं ने किया था, चोल वंश के राजाओं ने, लेकिन अशोक के शासनकाल में श्रीलंका भारतीय साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? चंद्रगुप्त मौर्य जो कि मौर्य वंश की स्थापना किए थे, उन्होंने ही पाटलिपुत्र को सबसे पहले अपनी राजधानी बनाया था। हालांकि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना तो इसमें प्रमुख योगदान था अजातशत्रु का, लेकिन इसकी शहर की स्थापना करवाया था वो उदयीन जो कि हर्यक वंश के राजा थे, लेकिन इसकी राजधानी सबसे पहले बनाया था ये चंद्रगुप्त मौर्य ने। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ। पाटलिपुत्र स्थित चंद्रगुप्त का महल जो है ये किस
चीज़ का बना हुआ था? ईंट का, पत्थर का, लकड़ी का, मिट्टी का। पाटलिपुत्र जो है पटना, यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य का जो महल है वो प्रायः लकड़ी का बना हुआ था, लकड़ी का बना हुआ था। ऑप्शन नंबर सी में। बाबर की गुफाओं का उपयोग किसके आश्रय के लिए किया गया था? बाबर की गुफा जो है जहानाबाद जिला में, बिहार के जहानाबाद जिला में प्रसिद्ध बाबर की गुफा है, जहाँ आजीविकों के आश्रय गृह था। वहाँ अभी भी 3 गुफाएं हैं। वो उसमें आजीविकाओं के लिए आश्रय गृह रहता था। वो 36 का ऑप्शन नंबर ए। 37 किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? जो रुद्रदमन जूनागढ़ अभिलेख है, जो संस्कृत भाषा में कुछ को लिखा गया है, इससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव जो था पश्चिम भारत तक फैला हुआ था। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, केवल वह कौन सा स्तंभ लेख था जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था? अशोक का नाम भाब्रू स्तंभ लेख में मात्र एक है। भाब्रू में ही अशोक ने बताया है, स्वयं का नाम का उल्लेख किया गया है और इसी में वो बताया गया है कि वह मगध का सम्राट था। तो भाब्रू स्तंभ लेख जो कि लघु है, स्तंभ लेख है, शिलालेख नहीं, स्तंभ लेख है, भाब्रू स्तंभ लेख, इसमें उन्होंने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था। ऑप्शन नंबर डी। अगला है कि सुमेलित कीजिए दिए गए कूट में 1 और 2 से किसको क्या नाम दिया गया था? यहाँ देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य को सैंड्रोकोट्स के नाम से जाना था। चंद्रगुप्त मौर्य को ऑप्शन नंबर दूसरा में है, सैंड्रोकोट्स के नाम जानता था। बिंदुसार को अमित्रघात कहते थे। बिंदुसार को अमित्रघात के नाम से भी जाना जाता था। अशोक जो था उसको अशोक प्रियदर्शी, हम देवनामप्रिय अशोक प्रियदर्शी भी कहते थे। और चाणक्य, कौटिल्य और विष्णुगुप्त एक ही व्यक्ति का नाम था जो उनके गुरु थे। तो इस तरह से देखिएगा, ए का तीसरा, बी का ए का दूसरा, बी का तीसरा, सी का पहला और डी का चौथा। ए का दूसरा, बी का तीसरा, सी का पहला और डी का चौथा, ये ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, एक बार फिर देख लीजिए। चंद्रगुप्त मौर्य को सैंड्रोकोट्स के नाम से भी जानते थे, बिंदुसार को अमित्रघात कहते थे, अशोक को प्रियदर्शी और चाणक्य को विष्णुगुप्त और कौटिल्य के नाम से जानते थे। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर 39 का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 है कि प्रथम भारतीय साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? प्रथम भारतीय साम्राज्य की स्थापना चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। 322 ईस्वी पूर्व, पहले ही बताए थे। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 41, उत्तरांचल में अशोक का एक शिलालेख है, कालसी में स्थित है। उत्तरांचल के कालसी में अशोक ने एक बृहद शिलालेख निर्माण करवाया था। तो कालसी, ऑप्शन नंबर बी। सांची का स्तूप किसने बनाया था? सांची का स्तूप जो अशोक, सम्राट अशोक बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार हेतु बनवाया था और इसकी सबसे पहले खोज 1818 ईस्वी में ब्रिटिश जनरल ऑटम टेलर ने किया था। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? सम्राट अशोक ने बनवाया था। अगला प्रश्न है कि अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? अशोक के शिलालेख जो है वो प्राकृत भाषा और ब्राह्मी भाषा में लिखा गया है और उसके शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज जो था जेम्स प्रिंसेप। बहुत ही प्रमुख प्रश्न। जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले 1837 ईस्वी में अशोक के शिलालेखों को पढ़ा था। 1837 ईस्वी में 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले जो अशोक के शिलालेख को पढ़े थे। ऑप्शन नंबर डी में है। अगला है, कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में किया गया था? अशोक के 14 शिलालेख में सबसे प्रसिद्ध शिलालेख है शिलालेख 13वां, जिसमें कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है। अशोक के 14 शिलालेख जो है, प्रथम शिलालेख मनसेहरा में, जिसमें उसने बताया था कि सारे मनुष्य उसकी संतान है और जिसमें कि वो बताया था कि पशु बलि को निषेध करार दिया था प्रथम शिलालेख में। और
अशोक के 13वां शिलालेख सबसे प्रसिद्ध है जिसमें कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है। तो 13वां शिलालेख ऑप्शन नंबर डी में है जिसमें कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है, ऑप्शन नंबर डी। 45वां, प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज किसके दरबार में भारत आया था? मेगास्थनीज जो था वो सेल्यूकस का राजदूत था। सेल्यूकस जो था सिकंदर का सेनापति, और सेल्यूकस का जो युद्ध हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य के साथ 305 ईस्वी पूर्व, उसी का राजदूत था ये मेगास्थनीज, जिसकी प्रसिद्ध पुस्तक इंडिका। तो आया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। तो 45वां का सही उत्तर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया था? चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच जो युद्ध हुआ था 305 ईस्वी पूर्व, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को पराजित किया 305 ईस्वी पूर्व, ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 46। नेक्स्ट क्वेश्चन 47, निम्नलिखित में से कौन सा राजा प्रायः जनता के संपर्क में रहा करता था? तो बिल्कुल सबसे प्रसिद्ध मौर्य वंश का सबसे प्रसिद्ध राजा, सबसे सर्वप्रिय राजा अशोक थे, सम्राट अशोक, जिनको देव नाम प्रिय और प्रियदर्शी के नाम से भी जानते थे। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 47। अशोक ने 261 ईस्वी पूर्व कलिंगा को जीतने के बाद क्या किया? अशोक के समय में सबसे प्रसिद्ध युद्ध जो था, अशोक के शासनकाल का सबसे प्रसिद्ध समय कलिंग युद्ध जो 261 ईस्वी पूर्व हुआ था, जिसमें कलिंगा जो कि उड़ीसा में वर्तमान में स्थित है, उत्कल जिसको भी कहते हैं, और कलिंगा की रानी पद्मा के साथ उसका भयंकर युद्ध हुआ था। इसमें भयंकर रक्तपात हुआ, अशोक जीता, लेकिन इस युद्ध में भयंकर रक्तपात को देख करके उसने भविष्य में युद्ध ना करने की ठानी और युद्ध नीति को सदा के लिए त्याग दिया था। यही होगा, भारी रक्तपात देखकर युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया, ऑप्शन नंबर सी। और इस आज का यह लास्ट प्रश्न, अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा एवं लिपि में लिखा गया था? हम आज के वीडियो में कई बार हम इसको बताए हैं कि अशोक ने अधिकांश जो अभिलेख जो है वो प्राकृत और ब्राह्मी भाषा में लिखवाया था, इसमें प्राकृत और ब्राह्मी भाषा का प्रयोग किया गया था। अशोक के शिलालेखों को इस लिपि को सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप ने पढ़े थे और 1837 में पढ़े थे। तो अशोक के अधिकांश शिलालेख प्राकृत और ब्राह्मी भाषा में लिखा गया है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर ये 49 का अंतिम प्रश्न 49 का क्वेश्चन होगा ए, और 50 क्वेश्चन हम पूछेंगे और इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। प्रश्न यह है कि मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था और कब मौर्य वंश का पतन हो गया? मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था और वो कब तक मगध पर राज्य किया? यही मेरा आज का प्रश्न है। इस वीडियो में मैं 50वां प्रश्न जो है मैं आपको पूछता हूँ, इसका उत्तर आप कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। और वीडियो यदि अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिए अपने मित्रों को, और अभी तक यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी इस तरह का वीडियो आपको देखने को मिले, आपको शैक्षणिक लाभ मिले और आप सफलता की सर्वोच्च सीढ़ियों को प्राप्त करें। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद स्टूडेंट्स, गुड बाय।